तो आइए हम लोग करंट अफेयर की आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये लेक्चर 20 है और इस वजह से पीछे की जितनी भी क्लासेज हैं वो आप सभी लोग जो है देख सकते हैं। ये पूरा 1 साल का जो रिवीजन कराया जा रहा है इसके लिए मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पूरे 1 साल की रिवीजन की करंट अफेयर की आपको पूरी सीरीज एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग जो है सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जिन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आपके इवन मतलब यूपीपीसीएस के साथ साथ यूपीएससी और आरओ एग्जाम के लिए भी ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बात करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये जो देखिए हमारा लक्ष्य है साथ में क्या है, मिलके हमें 2024 की प्राप्ति करनी है। वो चाहे अपने एग्जाम में, अपने संबंधित एग्जाम में हमें सफलता हासिल करनी है, यही इस क्लास का उद्देश्य है। इसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और आइए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला आपके लिए करंट अफेयर है जिसको आपको एकदम रिसेंट के हिसाब से जवाब देना है, क्योंकि इसमें हमेशा आप जानते हैं कि क्वार्टर मतलब हर 2 महीने में बैठ सकती है मीटिंग। ठीक है, तो इस वजह से जो है बार बार ये रिपोर्ट्स में भी चेंज होती है, लेकिन आपको हमेशा रिसेंट याद रखना है कि क्या है और अभी कब हुई है। कमेंट में बताइएगा कि भी हाल ही में कब बैठक हुई है, इसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, हाँ। पढ़िए सवाल को और जवाब दीजिए। साइस्ता गुड इवनिंग, आशीर्वाद अनुराग गुड इवनिंग, ममता क्या हुआ, प्रीति वेलकम। चलिए आप लोग जितने लोग भी क्लास में हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप में से कोई है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्लास तब तक सवाल पढ़िए। गुड इवनिंग मंजेश। ठीक है, सवाल तब तक पढ़िए। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हिच इज ट्रू एमंग द डिसीजन टेकन इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। नो चेंज इन द रेपो रेट। ठीक है, नो चेंज इन रेपो रेट एंड केप्ट एट 6.50। क्या रेपो रेट में कोई परिवर्तन ना करते हुए इसको 6.50 पे रखा गया है। इन्फ्लेशन वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 0.3% टू 5.4% फॉर 23-24। ठीक है, 23-24। आप इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा मैं इसमें एडिट करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है फॉर 24। ठीक है, 2024। ठीक है, परमानेंट डिपॉजिट फैसिलिटी विल रिमेन एंड, परमानेंट नहीं होता है बल्कि ये स्टैंडिंग होता है। ठीक है, स्थायी जमा सुविधा लिखा हुआ है, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है। ये एसडीएफ की बात की गई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग एरर है हिंदी में, तो इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग एरर है तो हिंदी में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एसडीएफ की बात की जा रही है कि एसडीएफ जो है कहाँ होगा, 6.25%। एंड ये आपकी जो देखिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन में गलत हुआ है, जो टाइपिस्ट ने कुछ गलतियां की है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बात की गई है स्टैंडिंग है ये, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ। और यहाँ पर जो कमेटी नहीं है ये मार्जिनल है। ठीक है, ये है मार्जिनल। ठीक है, ये एमएसएफ की बात की गई है। रुक जाइए मैं 1 मिनट करेक्ट कर दे रहा हूँ इसको पूरा आपका। हम्म, ध्यान दीजिएगा, ये बात की गई है आपकी एसडीएफ की, और ये जो कमेटी लिखा हुआ है यहाँ पर बात की गई है एमएसएफ की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। श्री गुड इवनिंग। अजय आशीर्वाद। हेलो यूपीएससी मोटिवेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए अभी रिसेंट जो है बैठक हुई है जो मौद्रिक समिति की, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। जो मैंने आपको पहले रेपो रेट पढ़ाया है। ठीक है, अच्छा कमेंट में बताइए रेपो रेट कितना है, इसके साथ आपको ये भी बताना है। मैं बता रहा हूँ, रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 6.50% ही रखा गया है, एकदम सही बात है। मुद्रास्फीति जो 2024 के लिए, ध्यान देना 2023-24 में भी जो बढ़ा के रखी गई थी, पिछली मीटिंग में 0.3% मान बढ़ाया गया था, 5.54% कर दिया गया था। अभी भी टारगेट नेक्स्ट क्वार्टर के लिए यही है 5.4% का। और जो स्थायी जमा सुविधा है मतलब एसडीएफ, एसडीएफ जो 6.25% है वही रहेगा।
और जो स्थायी जमा सुविधा है एमएसएफ जो आपका 6.75% है वही रहेगा। तो इसमें सभी कथन सही हैं। अब आप हमको थोड़ा सा कुछ बताइएगा जो मैं पूछ रहा हूँ। ये बताइए कि कैश रिजर्व रेशियो का क्या परसेंटेज है एज पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आप इसको बताइए। आप एसएलआर का परसेंटेज हमको बताइए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए आप, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग लिखिए। और इसके अलावा आप हमें रेपो रेट का मैंने उधर बता ही दिया, ठीक है, रेपो रेट का आपका हो ही गया है, कैश रिजर्व रेशियो हो गया, एसएलआर हो गया, और एमएसएफ का भी आपने देख लिया है, और एचडीएफ का भी देख लिया। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। तो सीआरआर कितना है 4.50%, एसएलआर कितना है 18%, ध्यान दीजिएगा। रेपो रेट कितना है आपका 6.50%, और एमएसएफ कितना है 6.75%, जो सामान्यतः बैंक रेट के बराबर होता है, ठीक है। बैंक रेट भी इतनी है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, बैंक रेट भी इतनी ही है, ठीक है। और एचडीएफ आपका कितना है 6.25%, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको सीआरआर भी पढ़ाया, आपको कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है पढ़ाने के साथ जो स्टेचुरी लिक्विड रेशियो क्या होता है भी पढ़ाया, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, सब मैंने क्लियर किया और सब बहुत अच्छे से समझाया है। और आप जानते हैं कि सब, मुझे लगता है सब आपको समझ में आ गया है। कोई ऐसा है जिसको इसमें से कोई टर्म नहीं आता है तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। 4.5% है श्री, 4% नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। आइए ये बताइए किस नए कानून के ने अभी भारतीय दंड संहिता का स्थान ले लिया है। Which new law has replaced the Indian penal code? पहले जब मैंने इस सवाल को बनाया था तब विल रिप्लेस था, अभी मैंने इसको हैज रिप्लेस कर दिया है। आप थोड़ा सा इसको, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा करंट के हिसाब से जवाब देते हुए आगे जो है बढ़ा करिए। बताइए किस नए कानून ने भारतीय दंड संहिता, ध्यान देना, जो पहले आपका इंडियन पेनल कोड चलता था, इंडियन पेनल कोड, इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, इंडियन जस्टिस कोड, ठीक है। तो इसका नाम भारतीय न्याय संहिता। अब इसमें क्या क्या कुछ प्रमुख प्रावधान है, आप चाहें तो इसमें देख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए जो इसमें एक सेडिशन के चार्जेज होते थे, ठीक है, राजद्रोह की धारा, उसको खत्म कर दिया गया है। अब अगर आप सरकार के खिलाफ जैसे नफरत फैलाते हैं या सरकार की अवमानना करते हैं, कोई असंतोष, तो इस पे कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है, उनको हटा दिया गया है, ठीक है, उनको हटा दिया गया है। हम्म। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें सोचने वाली बात है थोड़ा सा, कि सरकार ने ऐसे प्रावधानों को हटा दिया गया है कि जो सरकार के खिलाफ, जो आप कुछ बोलते थे, सरकार के खिलाफ अवमानना करते थे, किसी तरह का असंतोष फैलाते थे, तो उसके लिए जो है उन ऐसे आपको अब कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं रखे गए हैं। लेकिन अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई आप गतिविधि पाई जाती है आपकी, तो दंडनीय है, ठीक है। अगर आप देश के खिलाफ कोई बात करते हैं तो आप, मतलब सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ कोई अगर ऐसी गतिविधि करते हैं तो उस पर आपको सजा का प्रावधान है। इसके अलावा आतंकवाद को इसमें परिभाषित कर दिया गया है कि कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से कार्य हैं आपके जो आतंकवाद की श्रेणी में आएंगे, ठीक है, इसको भी इसमें परिभाषित कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी जैसे संगठित इस तरह का जो है मतलब अपराध आप करते हैं, ठीक है, संगठित अपराध करते हैं, योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कोई अपराध करते हैं, जैसे सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं आप, ठीक, आर्म रिबिलियन, या मतलब कोई विध्वंसक गतिविधियां जैसे गोला विस्फोट के साथ में आप जो है कोई एक ऐसी गतिविधियां करते हैं, या राष्ट्र में कोई अलगाववादी नीतियों को जो है क्या कहते हैं आप सेपरेशन, जैसे सेपरेटिस्ट होते हैं, तो उस तरह की जो चीजें हैं उनको क्या किया गया है, इनको जो है नए प्रावधान इनके लिए जोड़े गए हैं और इनके लिए सजा का प्रावधान भी दिया गया है। जैसे भारत की अगर आप इंटीग्रिटी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो भी, ठीक है। और हाँ, अगर आप शादी का, रोजगार का, मतलब जैसे आप शादी करने का या मतलब जॉब देने का या किसी तरह का प्रमोशन देने का या किसी झूठी पहचान आदि के झूठे आधार पे अगर आप सेक्स संबंध बनाते हैं तो इसको भी अपराध की श्रेणी में घोषित किया गया है। अगर गैंग रेप, ठीक है, गैंग रेप के लिए 20 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है या आजीवन सजा हो सकती है। लेकिन अगर पीड़िता जिसके साथ गैंग रेप हुआ है वो नाबालिग है, ठीक है, वो अभी बालिग नहीं हुई है, तो उसके लिए जेल, आजीवन या मतलब मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा इसमें मॉब लिंचिंग के लिए भी बहुत कठोरतम कानून बनाए गए हैं। अगर मॉब लिंचिंग होती है तो 7 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। छाया कैसी हो? हाँ, और इसके अलावा जो चैन स्नीचिंग के मामले होते थे, कभी कभी लोग चैन स्नीचिंग में लोगों को जो है धक्का लग जाता था, झटका लग जाता था, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, बहुत ज्यादा चोटें लग जाती थी। तो ऐसे में भी दिया गया है कि अगर स्नैचिंग के मामले होते हैं तो उसमें क्या होता है, स्थायी विकलांगता होती है, कुछ होता है, तो बहुत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
बच्चों को अगर आप अपराध में शामिल करते हैं तो आपको 7 से 10 साल की सजा, और हिट एंड रन का अगर मामला होता है तो सामान्यतः ऐसे मामलों में जमानत मिल जाती है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के बुलाने पर आप वहां पे जो है अपनी मतलब उस घटना का खुलासा करने के लिए हाजिर नहीं होते हैं, तो जुर्माने के अलावा लगभग 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। ये सब कुछ भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है, आईजेसी में जो है इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने ऐड कर दिया है, आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लीजिएगा अगर कुछ पूछा जाए इससे संबंधित। और ध्यान दीजिएगा, ये जो इस बार तीनों कानून आए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बनने के आपके चांसेज हैं, क्योंकि ये कानून आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कानून हैं तीनों। ये बताइए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक वृद्धि दर 2025 तक कितनी है, आपको बताना है। देखो, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट मैंने आपको पहले पढ़ाई है। मॉर्गन स्टैनली ने जो इस बार रिपोर्ट जाहिर की है उसमें क्या किया है, ध्यान देना। 2024 के लिए बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 6.4%, और 2025 के लिए बताया है कि 6.5%। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब क्या होगा, बी, 6.5% होगा। इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया है, देख लीजिएगा कि इसमें दिया हुआ है कि मॉर्गन स्टैनली ने जो फोरकास्ट किया है, तो 2024 के लिए एशिया की वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है, 4.2%, और 2025 के लिए 4.1%, मतलब एशिया की वृद्धि दर में 0.1% की गिरावट हो रही है। चाइना की जो वृद्धि दर में 0.2% की गिरावट इस बार होगी, क्योंकि 2024 के लिए 4.2% और 2025 के लिए 4% का लगाया है। ठीक है, इंडिया के लिए 6.4% का 2024 के लिए, और साथ में 2025 के लिए 6.5% का ग्रोथ का अनुमान लगाया है। बाकी इंडोनेशिया, साउथ कोरिया सबका दिया हुआ है। आप एक बार मतलब एशिया का देख लीजिएगा, चाइना का देख लीजिएगा, भारत का देख लीजिएगा। ठीक है, तीन आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ खास है क्या, आज कोई खास है क्या, कुछ खास डे जो हो जाए का है। भाई हमको ये सब पता नहीं चल पाता है, बता दोगे कोई तो पता चल जाएगा। हम्म, लुक फॉरवर्ड इंडिया मूवमेंट रिपोर्ट 2023, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करनी है, मतलब रॉन्ग सेंटेंस बताना है आपको। ठीक है, रॉन्ग सेंटेंस। लुक फॉरवर्ड इंडिया मूवमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये मूवमेंट नहीं होता है, बेसिकली मोमेंट होता है। ठीक, अब आपको बताना है, यह रिपोर्ट एस&पी ग्लोबल जारी करता है। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 से 2031-32 तक, ठीक है, भारत की औसत सालाना ग्रोथ रेट 6.47% रहेगी। ठीक, इस दौरान भारत की जीडीपी लगभग 2 गुना बढ़ जाएगी, और साथ में भारत की प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, पर कैपिटल जीडीपी, वो बढ़ के $7500 हो जाएगी। आपको इसमें बताना है व्हिच वन इज रॉन्ग। बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा सही है। देखो, करंट अफेयर्स पे आप बहुत अच्छे से फोकस करिए। अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करते हैं तो करंट अफेयर आपका बेस होता है। करंट अफेयर्स ही है जो आपके मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई में जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साथ ही में पूरा रोल इसका होता है कि हाँ, आपको आपका प्रीलिम्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी जो करंट अफेयर्स होते हैं वो सब भी जो है करंट, ज़्यादातर मतलब करंट से रिलेट करके इकोनॉमिक्स के भी सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर तो होता ही है, ठीक है। अब जैसे ये सब है जीडीपी ग्रोथ वगैरह वगैरह, ये सब करंट इकोनॉमी के सवाल माने जाते हैं, तो इस वजह से इनको मतलब आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। क्योंकि इकोनॉमी के बहुत ज़्यादा, अगर इकोनॉमी और प्लस करंट इकोनॉमी और प्लस सेंसस, इनको अगर एक साथ हम मिला लेते हैं तो बहुत सारे सवाल इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, चलो आओ, ध्यान दीजिएगा। देखो, दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज बाय एस&पी ग्लोबल, एकदम बिल्कुल सही बात है कि जो ये लुक फॉरवर्ड इंडिया मोमेंट रिपोर्ट है, ये कौन जारी करता है, एस&पी ग्लोबल जारी करता है। और रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ है वो 6.7%, ध्यान देना, योरेज पूछा है, योरेज एनुअल। योरेज एनुअल मतलब समझ लो, मतलब 2031 आते आते इसकी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इतनी बढ़ चुकी होगी कि अगर हम 2024 से 2031 तक का एवरेज निकालेंगे तो 6.7% आएगी। ठीक है, 6.7% आएगी, ध्यान दीजिएगा। और इंडिया की जीडीपी बिल ऑलमोस्ट डबल, मतलब लगभग डबल हो जाएगी, जो अभी जीडीपी है 2031-32 आने तक जस्ट 2 गुना हो जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है 2031-32 आते आते कितनी हो जाएगी, 7500 नहीं, 4500 यूएसडी हो जाएगी। ठीक है, 4500 यूएसडी।
ऐसा जो है S&P ग्लोबल रेटिंग का अनुमान है, तो इस वजह से ये गलत होगा। ठीक है, $7500 नहीं होगी, 4500, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ट्रैप के साथ आप फंस सकते हैं एग्जाम में, इसलिए जो है बहुत ध्यान से इन सवालों को करिए। देखिए मैंने इसमें कुछ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए कुछ मैंने डेटा यहाँ लगा दिया है, ध्यान दीजिएगा। जो S&P ग्लोबल रेटिंग ने 6.4% की, ये किसके लिए, 2023-24 के लिए है, 2023-24 के लिए जो अनुमान थे। ठीक है, IMF का अनुमान 6.3% है, वर्ल्ड बैंक का 6.3% था, मूडीज का 6.7% था, मॉर्गन स्टैनली का 6.5 और आरबीआई का 6.5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2000, हाँ सॉरी एक मिनट, ये 2024-25 के लिए अनुमान है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? निधि कैसी हो? हाँ अनुराग 4500, ठीक है 4500 USD। तो ये कुछ पॉइंट्स इनको ध्यान रखिएगा और एक बार इसको देख लीजिएगा। एक ही साथ मैंने प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या जो है फोरकास्ट किए थे, उन सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जितने भी फोरकास्ट हैं, चाहे वो S&P का हो, चाहे IMF का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का, मूडीज का, मॉर्गन का, आरबीआई का, याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आप लोग अगर मतलब पहली बार क्लास देख रहे हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही आप अगर नहीं इतनी मेहनत करना चाहते हैं तो ये देखिए नाम लिखा हो इग्नो फेयर, इग्नो फेयर से आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे कहीं भी सर्च करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको आगे की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक जरूर करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द IMF रिपोर्ट। IMF की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाई 2029। मतलब IMF की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, पहला सेंटेंस कह रहा है, इसके हिसाब से जो है भारत थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी, जैसे अभी कौन सा है, फिफ्थ लार्जेस्ट जीडीपी है। पांचों लार्जेस्ट जीडीपी का जो है, जो कंट्रीज हैं उनको जो है आप कमेंट में जवाब दीजिए। नहीं नहीं, आज किसी और चीज का बर्थडे है। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ जवाब दो। अकॉर्डिंग टू दी SBI इको रैप रिपोर्ट 2023, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2023। इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन पे फोकस करिए। प्रपोज डे बाद में मनाइएगा, ठीक है, प्रपोज डे बाद में मनाइएगा आप लोग। ये वैलेंटाइंस वीक आप लोगों के लिए बड़ा एक्साइटिंग होता है, मुझे पता है। ठीक है, जवाब दो भाई। हाँ सृष्टि सही कह रहे हो, अनुराग भी सही कह रहे हैं, बाकी और सब लोग हंस रहे हैं, इमोजी बना रहे हैं जवाब देने के बदले। ठीक है, मतलब जवाब नहीं आ रहा, इमोजी आ रही है। ठीक है, बाकी दो लोगों का जवाब आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बात सही है कि IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड में, कब तक, 2029 तक। एक बार बताओ, मैंने कुछ पूछा है आप लोगों से? मैंने आप लोगों से क्या पूछा है? मैंने आपसे पूछा है कि जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, तो आप पांचों कंट्री का नाम लिख के कमेंट में बताइए। और आप लोग चैट करने में पड़े हो। मतलब अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसका तो जवाब दिया जा सकता है ना, ये चैट ज्यादा जरूरी है बात करने से ज्यादा। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसका जवाब दे दो, जवाब देने के बाद आप लोग चैट करो, कंटिन्यू करो, बट जवाब तो देना चाहिए ना। तो ध्यान दीजिएगा। IMF रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया 2000, मतलब IMF ने ऐसा कहा। लेकिन जब SBI की रिपोर्ट आई है, तो हम SBI ने क्या रिपोर्ट जारी की है, उसने बताया है इंडिया 2027 तक ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, 2027 तक, ध्यान दीजिएगा, 2025 नहीं, 2027 तक। ठीक है, 2027 तक, इसको ध्यान दीजिएगा। USA, चाइना, जर्मनी, इंडिया, UK, मतलब इंडिया इज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। श्री, मतलब इंडिया इज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीच में कुछ गायब है क्या? है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको कंप्लीट करो। और ध्यान दीजिएगा इसमें केवल एक सही होगा,
क्योंकि इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि IMF ने आंकड़ा जारी किया है कि भारत जो है 2029 तक जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि भारत की SBI की इको रैप में आया है कि भारत 2027 तक ही जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। यूके, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, क्या बोल रहे हो भाई अनुराग? ठीक हो? क्या बोले जा रहे हो? यूके, फ्रांस, अमेरिका, चाइना, क्या बोल रहे हो? जीडीपी के बेस पे इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं पूछ रहा हूँ पांचों कंट्री का नाम सीरियल वाइज बताइए। वाह, सही जा रहे हो सभी लोग। मतलब पांचों देशों का नाम नहीं पता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि जो है भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उससे पहले चार कौन है? हाँ, अब ठीक बताया है। आयुष आशीर्वाद, अब जाके ठीक बताया है। ठीक है, श्री एंड अनुराग आओ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 2017 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी। 2017 से 2023 के मध्य बेरोजगारी दर में भारी गिरावट हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पे कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश की जो जो डेटा है, देखिए हम डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो 14.4% थी। लेकिन 2023 में जो है बजट में बताया गया कि ये रिपोर्ट कितनी 4.2% बेरोजगारी दर हो गई घट के। ठीक है, और अभी की बात कराऊं, अभी इस बार के बजट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घट के 2.4% हो गई है। ठीक है, 2.4%, तो इसको ध्यान रखिएगा अभी करंट के हिसाब से। तो इस हिसाब से इसके दोनों कथन सही होंगे। आइए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिति के बारे में आपको कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। ठीक है, यूपी ग्लोबल समिति का आयोजन फरवरी 2023 में लखनऊ में हुआ था। फिर से फरवरी चल रही है, तो फरवरी 2023। ठीक है, और इसमें लगभग 25,000 से ज्यादा निवेशकों ने भाग लिया था। आपको इसका जवाब देना है कि कौन सा सही है। प्रीति, बहुत कूटेंगे तुमको। ऊपर अभी लिखा हुआ है USA, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया, यूके। तुम्हारे हिसाब से एशिया, चाइना, इंडिया, फिर मतलब इंडिया तीसरे पर पहुंचा दे रही हो, फिर इंडोनेशिया चौथे पर, फिर साउथ कोरिया पांचवें पर। ऊपर जब बता दिया सही है तो उसको नोट कर लो ना, अगर नहीं आता है तो। हाँ, ध्यान देना। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो ग्लोबल समिति है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिति बेसिकली है। ठीक है, क्या नाम है इसका? ग्लोबल इन्वेस्टर समिति। इन्वेस्टर समिति। ठीक है, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिति थी, इसका आयोजन कब हुआ था? फरवरी 2023 में, एकदम सही बात है। और इसमें 25,000 से ज्यादा निवेशकों ने भाग लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक पूरी मिनिस्टर्स और मतलब कुछ ब्यूरोक्रेट्स की टीम गई थी, जिसने विदेशों में अलग अलग कंट्री के प्रमुख शहरों में जो है क्या किया है, भ्रमण किया है। वहां पर यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बताया है कि भाई हमने ऐसा एटमॉस्फेयर किया, क्रिएट किया है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, सेफ साइड रहेगा, हर तरह से उनको सेटिस्फाइड किया है। फिर यहाँ 25,000 इन्वेस्टर शामिल हुए, और जिसमें ध्यान दीजिएगा 33.50 लाख करोड़ के समझौते हुए थे। लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। कितने एमओयूज? कितने एमओयू साइन हुए थे, कोई बताएगा? लगभग 25,000 एमओयूज साइन हुए थे। 25,000 एमओयूज, ठीक है, साइन हुए थे। और इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें हुए थे, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा परसेंटेज ये था, ध्यान दीजिएगा। ये सॉरी, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया है। 25,000 इन्वेस्टर शामिल हुए थे, ना कि 25,000 एमओयू हुए थे। ठीक है, 25,000 इन्वेस्टर शामिल हुए थे। 25,000 इन्वेस्टर शामिल हुए थे। टोटल 18,643 एमओयूज हुए थे। 18,643 एमओयू साइन किए गए थे। कितने के? 33.50 लाख के, लाख करोड़ के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही इसमें। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है।
भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता की है। 200 बैठकों में से 20 बैठकें उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में हुई हैं। आप बताएंगे क्या ये चारों शहर सही हैं? अगर चारों शहर सही नहीं है तो इन चारों में से कौन सा गलत है और मतलब कौन सा शहर होना चाहिए? आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। Which of the following statement is true about G20 समिति? India had chaired it from 1 दिसंबर 2022 to 30 नवंबर 2023, ठीक है। और आउट ऑफ टोटल 200 मीटिंग्स 20 मीटिंग्स हैज बीन हेल्ड इन लखनऊ, आगरा, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा एंड उत्तर प्रदेश। बताइए। हाँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें क्या है, जितने भी शहर लिखे हुए हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ये बात सही है कि लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा और में जो है टोटल 4 शहरों में बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 20 बैठकें नहीं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 11 बैठकें हुई हैं। इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 11 बैठक, कितनी? 11 मीटिंग्स। बाकी सिटी सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, गुड श्री, गुड अनुराग, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा? एक सही होगा। इसमें बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और जो स्वच्छ ग्रामीण शौचालय के निर्माण में है उस और एमएसएमई की स्थापना में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है, ठीक है। चाहे पिछली बार का रहा हो बजट, चाहे इस बार का, ठीक है। दोनों चीजें सेम है, कहीं से कुछ गलत नहीं है। तो इस वजह से आप जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए कौन सा सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? उत्तर प्रदेश इज एट फर्स्ट प्लेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। उत्तर प्रदेश इज एट द सेकेंड प्लेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लीन रूरल टॉयलेट्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएसएमई। छाया सी बता रही है, और बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। ममता भी सी बता रही हैं, प्रीति भी सी बता रही हैं, और बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। अनुराग भी सी बता रहे हैं, आयुष रैना भी सी बता रहे हैं, और बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। फास्ट फास्ट, जल्दी, क्विक। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दोनों में की इम्प्लीमेंटेशन में प्रथम स्थान है, एकदम प्रथम स्थान है, ठीक है। और साथ ही उत्तर प्रदेश जो मतलब स्वच्छ ग्रामीण शौचालय और एमएसएमई की स्थापना में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम, फर्स्ट स्थान है, सेकंड नहीं है। इसमें भी आप उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है। तो इस वजह से ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और आपका ये सही होगा। मैंने आपको पहले भी पढ़ा है लेकिन आप लोग सब गलत कर रहे हो, ठीक है। ऊपर अगर किसी ने सी दिया और आपको लगता है हाँ वो बहुत जानकार है तो नीचे वाले कमेंट में सी ही लिखते हैं। ये बताइए, अभी मैंने शायद परसों बजट पढ़ाया था ना आपको, तो परसों बजट में ही मैंने इस योजना का बहुत अच्छे से जिक्र किया था, याद है ना? पूरी योजना मैंने पढ़ाई थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? इस बार भी इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। उस इस बार भी इसका आयोजन हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, यह कार्यक्रम सामाजिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है। तो बोली क्यों नहीं थी निधि? जब ए लग रहा था तो बोल भी देना चाहिए ना। अरे टॉयलेट निर्माण करने में और एमएसएमई का की स्थाप इस्टेब्लिशमेंट में, एमएसएमई तो समझती हो ना श्री, तो एमएसएमई के इस्टेब्लिशमेंट में और जो है क्या कहते हैं रूरल टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन में। हाँ, ध्यान दीजिएगा। बताइए भाई। ममता बता रहे हैं बी, ठीक। श्री बता रही ये, मतलब एक मिनट ये बताओ। हेलो। हाँ, सृष्टि डी बता रही हैं, छाया ये बता रही हैं, अनुराग। हाँ बताओ क्या हुआ अनुराग, बताओ
बोलो, बैक कर दिया। हम्म। हाँ, हेलो श्री, बताओ। ध्यान दीजिएगा। रॉन्ग पूछा है क्या? सत्य ही तो बताना है। आओ। अच्छा, हाँ, ध्यान दीजिएगा, गलत कथन। आइए, बहुत बढ़िया से मैं बता रहा हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मैंने अभी कल भी पढ़ाया था आपको, परसों। बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि इसमें टोटल 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है। 51,000 रुपए की सहायता। ठीक है, सहायता दी जाती। पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री शादी अनुदान कार्यक्रम चलता था। पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री, याद करिए, अभी बता दे रहे हैं, शादी अनुदान कार्यक्रम चलता था। अनुदान। ठीक है। इसमें क्या होता था, 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी गरीब लड़कियों की शादी में, 20,000 रुपए की सहायता। लेकिन धीरे धीरे ये लगा कि भाई ये सफिशियंट नहीं है, शादी का खर्चा ज्यादा होता है। तब लाई गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 कब आई है, कोई बताएगा? मैंने बताया था, बताइए, 2017 में आई, 2019 में आई है? हाँ, ठीक है। हम्म। तो ठीक है, 5100 रुपए की सहायता दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है, इसके कई चरण होते हैं। पहले चरण में ध्यान देना, 35,000 रुपया क्या किया जाता है, डीबीटी के माध्यम से लड़की के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। सुन लो भाई, ये जितनी लड़कियां क्लास में, सब कान खोलकर सुन लो। लड़की के खाते में ट्रांसफर। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, 10,000 रुपए के, जैसे पायल हो गया, ठीक है, चूड़ी हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, ये सब मतलब खरीदे जाते हैं। ठीक है। और तीसरा, 6,000 रुपया जो बाकी बचता है, वो 6,000 रुपया शादी का खर्च होता है। शादी का खर्च होता है सामूहिक विवाह में। इस तरह से आप देखोगे तो टोटल कितना हो गया आपका, 51,000 रुपया। बस यही दिया जाता है, आप किसी से भी शादी करिए, इससे नहीं मतलब है। हम्म। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बिल्कुल सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, ये भी सही है। 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है, ये भी सही है। और विधवा या तलाकशुदा से भी आप शादी करते हैं, तब भी 51,000 की ही सहायता दी जाएगी। ठीक है। तो ज्यादा मत सोचना कोई, तब भी 51,000। ठीक। तो कौन सा इसमें असत्य कथन बताना है, ओनली थ्री गर्ल, आपका डी आएगा इसका सही जवाब। ठीक है। हाँ, 2017 में, ठीक है, गुड। क्या है बताओ एक बार। बताओ, क्या है, सेकंड प्लेस पे है क्या? एमएसएमई स्टेब्लिशमेंट में क्या है बताओ। उत्तर प्रदेश का तो सब में सबसे ज्यादा एमएसएमई की स्थापना तो उत्तर प्रदेश में ही हुई है। क्या कहना चाह रहे हो, क्लियर बोलो। ठीक, अनुराग क्लियर बताओ, अगर कहीं कुछ है ऐसा तो बताओ, क्लियर क्लियर बताओ, मैं चेक कर लूंगा। हम्म। आओ, ये बताओ, महिला सामर्थ्य योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गलत कथन की पहचान करना है, रॉन्ग सेंटेंस। सॉरी क्यों भाई, बताओ ना। ठीक है। बजट 2023-24, ये 2023-24 के बारे में बात किया गया है कि महिला सामर्थ्य योजना को 63 करोड़ आवंटित किया गया था। योजना का आरंभ बजट 2021-22 में किया गया था। इसमें क्या किया जाएगा, 200 महिला सामर्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। योजना का कुल बजट 200 करोड़ रुपया है। इसमें क्या होता है, कुछ मतलब
महिलाओं के ग्रुप बना के, और इसके बाद में इनको जो है क्या किया जाता है, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, इनको रोजगारपरक शिक्षा दी जाती है, जिससे कि इनका ये अपने पैरों पर खड़ी हो सके और विमेन एम्पावरमेंट हो सके। खासकर ज्यादातर ये प्रचलित है कहाँ, रूरल एरियाज में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2021-22 के बजट में 200 करोड़ के बजट से स्टार्ट की गई थी। एकदम फैक्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। महिला सामर्थ्य योजना का 200 करोड़ का प्रस्तावित बजट था, जिसमें से 2023-24 में इसका 63 करोड़ का आवंटन किया गया है, और 2022-23 में भी इसका आवंटन किया गया था बाकी के हिस्से का। तो इसमें से क्या है, इसमें से गलत कथन की अगर मैं बात करूं तो गलत कथन कोई नहीं है, इसका जवाब ई होगा। ठीक है, सब चीजें जितनी इस योजना से संबंधित है इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं अनुराग, चलो कोई बात नहीं। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। कृषि उत्पाद, मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में भी एग्रीकल्चर कल्चर एक्सेलरेटर फंड की स्थापना की गई है। ये ऐसे, ये नहीं पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, इसमें एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड की बात की गई, तो आपको जनरल जवाब देना है। बट उत्तर प्रदेश में भी एक एग्री एक्सेलरेटर फंड की स्थापना की गई है, तो कितने करोड़ की गई है, पिछले साल की गई थी बजट 2023-24 में, आपको बताना है कितने करोड़ की गई है। तो एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड का उद्देश्य क्या होता है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करना, उनको बूस्ट करना। रीजन क्या है कि जब उनको फंडिंग प्रोवाइड करेगी, वो एग्री से संबंधित स्टार्टअप है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो मतलब बेसिकली जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल, कहाँ से, एग्री से आता है। तो एग्री, ये भी होगा। और दूसरी चीज, उनकी जो टेक्निक्स होंगी, जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इससे संबंधित टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक मतलब एग्रीकल्चर, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, तो जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जब एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी जाएगी तो एग्रीकल्चर में पैदावार बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए फंड बनाया गया है, यहाँ से इनकी सहायता की जाएगी, इनको लोन दिया जाएगा, जिससे ये आगे बढ़ सके। एनकरेज दी एग्रीटेक स्टार्टअप्स। ठीक है, सत्य आशीर्वाद, ये देख लीजिए, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड ड्राइविंग इनोवेशन इन एग्रीकल्चर अनाउंस्ड, यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस हुआ था, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था। और इसका उद्देश्य क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज वाया मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, encouraging एग्री स्टार्टअप्स बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो रूरल एरियाज में ऐसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो एग्री स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इनोवेशन करके पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है जो है ये फंड बनाया गया है, उनकी सहायता की जाएगी। ठीक है, हम्म, बताइए भाई, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है, रॉन्ग सेंटेंस बताना है। मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, मतलब मनरेगा का सबसे अच्छा कार्यान्वयन अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, या मतलब उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो प्रथम और सेकंड पे कौन है, फर्स्ट और सेकंड पे, ये भी आपको बताना है, इसमें जवाब दीजिए। सत्य, आप बेटर है, बढ़िया है। हाँ जल्दी करिए। श्री बता रही, दो और बताओ। सत्या भी बता रहे हैं। अब देखो, इसका अगर पहला सेंटेंस सही है, छाया ये नहीं, आप सही और गलत देख लिया करो, छाया उसमें गलत पूछा है। अगर पहला सेंटेंस सही है तो मतलब दूसरा अगर ये गलत है तो वैसे भी आप समझ लो। ठीक है, तो ये ही इसका सही जवाब है, इसका जवाब ए आएगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब आएगा। देखो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है। अब देखो, इसमें गलत कथन पूछा हुआ है, यहाँ लिखा है इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इनकरेक्ट, तो उस हिसाब से आप गलत गलत कथन पूछा गया है, यही सही आएगा। ठीक है, बी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। हाँ, बी आएगा इसका जवाब। ठीक है, इसका जवाब बी आएगा। ठीक, क्योंकि गलत पूछा हुआ है इसलिए बी इसका सही जवाब आएगा, ये इसका सही जवाब होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बाकी जो लोग भी देखिए, ये चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी राशि आवंटित की जाती है, आप कमेंट में बताइए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत काम की योजना थी, इसने जो है कन्या भ्रूण योजना को भी जो है कम किया,
सॉरी कन्या भ्रूण हत्या को, ठीक है, जो पेट में बच्चियां मार दी जाती थी। इसके अलावा इसने गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रथम जब आपकी किसी लड़की का जन्म होता है, ठीक है, जब लड़की का जन्म होता है तब जो है इसमें आपको फंड दिया जाता है, तब भी फंड दिया जाता है 1000 रुपए का। और इसके बाद में बताया था मैंने कि जब सारे टीकाकरण हो जाते हैं, सारे वैक्सीनेशन हो जाते हैं, तो वैक्सीनेशन के टाइम भी इसमें जो है क्या कहते हैं 2000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, 2000 रुपये दिया जाता है। इसके बाद जब क्लास फर्स्ट में प्रथम में क्लास में एडमिशन, तो जब प्रथम क्लास में एडमिशन होता है तब फिर 2000 दिया जाता है, याद करिए। फिर इसके बाद में जब इस बच्ची का एडमिशन सिक्स्थ में होता है तब भी इसमें फंड दिया जाता है। फिर जब नाइन्थ में एडमिशन होता है तब भी फंड दिया जाता है। इसके बाद में जब डिग्री या डिप्लोमा लेती है तब भी इसमें 5000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, याद करिए। तो ऐसे क्या किया जाता है, इस तरह से टोटल 15,000 रुपये उसको दिए जाते हैं। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लड़की की भ्रूण हत्या को रोक रहा है। यहाँ पर क्या रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि लड़की पूरी तरह, जैसे लड़कों को टीकाकरण करवाया जाता था, वैक्सीनेशन करवाया जाता था, उनको भी हो। यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहा है कि बालिकाओं का भी, लड़कियों का भी जो है क्या हो, एनरोलमेंट हो स्कूल में। यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहा है कि सिर्फ फिफ्थ तक पढ़ा के बच्चियों का नाम कटा के घर में ना बैठा दें। ठीक है, और यहाँ ये सुनिश्चित कर रहा है कि एट्थ के बाद शिक्षा उनकी रुकनी नहीं चाहिए, आगे भी उनकी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक रोक रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बता रहा है। और इसके बाद में ये आपको कि हाँ, इंटर के बाद घर में ना बैठा, उनको डिग्री या डिप्लोमा भी दिला, जिससे वो जो है क्या कहते हैं सक्षम हो सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो बहुत बढ़िया स्कीम ये है, इसको ध्यान रखिएगा। और कहीं से भी सरकार के प्रयासों में इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना ये बहुत बढ़िया योजना है। और ध्यान दीजिएगा, इसी के साथ मैं क्लास को खत्म करता हूं। कल हम लोग मिलेंगे रात को 9 बजे उत्तर प्रदेश पीसीएस के पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इग्नो फेयर नाम से मेरा चैनल है और टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। डेली की न्यूज भी प्रोवाइड करवा दी जाती है इसमें, और बाकी जो है ये पीडीएफ आपको डेली का डेली आपको वहीं यहीं पे मिल जाता है। तो पीडीएफ से भी आप बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल है, और बाकी इस वीडियो के लिंक में आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए आगे के अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, निधि बता रही है पढ़ेगी बेटी तभी तो लड़ेगी बेटी। सही बात, सही बात। अच्छा हुआ कहीं तुम्हारे पापा तो नहीं सुन रहे हैं। अगर पापा मम्मी सुन रहे हो तो थोड़ा सा हैंड फ्री कर दो, मैं बता दूं कि निधि ऐसा कमेंट कर रही है। यहाँ पढ़ेगी बेटी तभी तो लड़ेगी बेटी। बस हो जाएगा तुम्हारा काम। चलो, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और फिर ध्यान दीजिएगा, कल रात को 9 बजे फिर से ये क्लास होगी। उस कल पीवाईक्यू एनालिसिस करवाया जाएगा आपका यूपी पीसीएस का, तो सभी लोग क्लास से जुड़िए। ठीक है। अरे सत्या, अभी तो पीवाईक्यू एनालिसिस और करंट अफेयर ही चल रहा है। जिस दिन पीसीएस का एग्जाम आपका प्रीलिम्स का हो जाएगा, उसी दिन मैं आपका जो है इकोनॉमिक्स का कोर्स लाऊंगा, पहले प्रीलिम्स के लिए फिर मेंस के लिए। ठीक है, फ्री कोर्स होगा नहीं, क्योंकि फ्री में पढ़ने में आप लोगों का मन नहीं लगता है। पेड कोर्स होगा, बट वो बहुत मिनिमम प्राइस पे होगा, कि जिससे किसी भी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब एडमिशन नहीं ले पाता है, फीस नहीं जमा कर पाता है, तो उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इतनी मिनिमम होगी, इतनी मिनिमम फीस होगी, बस वो सिर्फ इसलिए होगी कि मतलब आप लोगों का पढ़ने में मन लगे क्लास में। ठीक है, हाँ, तो आप निश्चिंत रहिए। पीसीएस का एग्जाम अगर मान लिया इस बार 17 मार्च को हो जाता है, तो 20 तक आपका कोर्स लॉन्च कर दूंगा मैं। आप निश्चिंत रहिए उसके लिए, क्योंकि इस बार बिल्कुल टाइम नहीं। जो भी 2025 में जिनको एग्जाम देना है, उनकी जबरदस्त तैयारी मैं करवाऊंगा। गुड नाइट।